बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है उसमें से। तो अभी चैप्टर 2 जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसका आगाज़ है। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में स्टडी करते हैं उसकी हम बात करेंगे, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आपको अच्छी तरह पता है कि दुनिया के अंदर मौजूद हर एक चीज़ मैटर है। मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ होती है जो कि मैस रखती है और वॉल्यूम रखती है, या आम अल्फाज में हर वो चीज़ जो जगह रखती है, जगह घेरती है और वजन रखती है, मादा कहलाती है। लेकिन एवरीथिंग हैविंग मैस एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मतलब एक मैटर ने लेंथ में कितनी जगह घेरी है, हाइट में कितनी जगह घेरी है, विड्थ में कितनी जगह घेरी है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज मैटर। और उसका मैस कितना है, मैस है, तो दैट इज मैटर। अब इसी तरीके से इंसान भी एक मैटर है, और आपको ये भी पता है कि हर मैटर जो है वो एटम्स या एलिमेंट से बना हुआ है। ऐसे ही हम सारे इंसान किस चीज से बने हुए हैं? एलिमेंट से बने हुए हैं। हमारे अंदर एलिमेंट्स कंबाइन होकर उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर उन्होंने कंपाउंड्स बनाए हैं, कंपाउंड्स ने कंबाइन होकर उन्होंने ऑर्गेनेल्स बनाए हैं, ऑर्गेनेल्स ने कंबाइन होकर सेल बनाया है, सेल्स ने कंबाइन होकर टिश्यू बनाया है, टिश्यूज ने कंबाइन होकर ऑर्गन बनाया है, ऑर्गन ने कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाया है, और ऑर्गन सिस्टम्स ने कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाया है। इससे आगे भी इसकी तफसील है, बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा चूंकि यहाँ पर काम ऑर्गेनिज्म तक ही है, तो अगर देखा जाए तो हमारी जो बुनियाद है वो किस चीज़ से है? वो एलिमेंट से है। अब हर एक मैटर एलिमेंट से बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स मैटर से एलिमेंट से बना हुआ है, उन एलिमेंट्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनाइसेलुलर हो या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हो, वो किस चीज से बने होते हैं? वो जिन एलिमेंट से बने होते हैं उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जिन्होंने लाइफ बनाया हुआ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है उसको क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये बायो एलिमेंट्स हमारे पास 16 होते हैं। 16 में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% हमारी लाइफ बनाते हैं, और सिर्फ 10 ऐसे हैं जो कि सिर्फ 1% लाइफ बनाते हैं। वो कौन से हैं? आप जरा बायो एलिमेंट्स की तरफ देखिएगा, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन्होंने कितने परसेंट लाइफ बनाई है? 99%। इसको मैं कापीचोन भी कहता हूं, कापीचोन। ठीक है। इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम, आयोडीन, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, सल्फर। ये वो 10 एलिमेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 1% लाइफ बनाया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि 16 एलिमेंट्स है जिसके ऊपर हमारी जिंदगी बेस करती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम, अब जाहिर बात है अगर हमारे अंदर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो हम उसको बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे ना। जिस तरह ये बायो एलिमेंट्स है तो बायो एलिमेंट्स कंबाइन होकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो उन बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम कहां पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। कैसे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है? आइए। बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद, किस चीज के साथ? द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेकेंड, द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नंबर थर्ड, the biochemical components of all living organisms. Number 4, the chemical processes that occur in living organisms. आपको पता चल गया कि बायोकेमिस्ट्री में हम 4 चीजों का जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज वाटर। वाटर जिंदगी की बुनियाद है, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं।
दूसरे नंबर पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? मेनली हमारे पास 3 हैं, दैट आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। वो कैसे बने होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, इसकी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है, दैट आर व्हाट? बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड या एटीपी, डीएनए, आरएनए, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। ये हमारी जिंदगी के बुनियादी अज्जा हैं। एनर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, डीएनए के बगैर हमारे अंदर कैरेक्टर्स नहीं आ सकते वालिदैन से, आरएनए के बगैर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, या जो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर वो काम करता है वो नहीं हो सकता। सो अब एक ही की तरफ डिटेल में जाएंगे कि क्या होता है। तो हमने बात की द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज वाटर H2O इसका फार्मूला है, या इसका केमिकल नेम क्या है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है, जिंदगी की बुनियाद है। इसकी सबसे पहली खूबी ये है कि ये बेस्ट सॉल्वेंट है, बहुत जबरदस्त सॉल्वेंट है, हर एक चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। बेस्ट सॉल्वेंट से मुराद ये कि ये हर एक चीज को डिसॉल्व करेगा सिवाय कुछ चीजों को। कुछ चीजें कौन से हैं? उन चीजों के सिवाय ये सारी चीजों को डिसॉल्व करेगा जो कि क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि वाटर खुद एक पोलर सब्सटेंस है, तो वो पोलर सब्सटेंसेस को बहुत ज्यादा डिसॉल्व करेगा, बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व करेगा। नॉन पोलर सब्सटेंसेस को या तो वो सिमाई डिसॉल्व करेगा या बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं करेगा। जिस तरह आप देखें, अगर मिट्टी आप बोतल में डालते हैं, तो पानी के बोतल में डालते हैं मिट्टी, तो वो मिट्टी बेशक उसमें हल नहीं होती, लेकिन पानी को गदला जरूर बना देती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज रेगुलेटिंग टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? थ्रू हाई हीट कैपेसिटी एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर पाया जाता है तो वहां पर ये हीट को, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे? 2 तरीकों से। हाई हीट कैपेसिटी, ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसकी एब्जॉर्ब करने की इस कैपेसिटी की वजह से ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट ये क्या? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको पता है बहुत सख्त गर्मी में हमें पसीना आता है, तो पसीने के बाद हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, तो वो भी वेपोराइजेशन की जो कैपेसिटी है वो भी वाटर के पास है। तो मीन्स कि हमारी गर्मी को दूर करने के लिए भी ये हमारे बॉडी में काम करता है, और हमारी बॉडी में जो है गर्माइश लाने का काम भी यही करता है। तो दोनों तरीकों से ये क्या है? रेगुलेटिंग टेम्परेचर है। नेक्स्ट, वाटर इज स्टेबल। वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होता। किस की वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये उसकी कुछ शेप मैंने बनाई हुई है। ये वाटर मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें आप देख रहे हैं कि हर जगह पे ये जो रेड डॉट्स में नजर आ रहे हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो स्टेबल होता है, और इसकी स्टेबिलिटी की ये हमारे पास सबूत ये है कि आप वाटर को यूं उंडेलना शुरू करें तो उसका जो है वो टूटता नहीं है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होते हैं, एक दूसरे को खींचते हुए आते हैं। नेक्स्ट क्या है? काज आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन काज करता है, मींस कि जो चीज इसके अंदर डाली जाए वो उसको आयनाइज करता है। लाइक NaCl, जो कि टेबल साल्ट हम अगर इसमें डालें तो क्या होता है? ये Na+ और Cl- इनको आयंस में कन्वर्ट कर देता है। ये आयनाइजेशन कैसे काज करता है? क्योंकि ये एक पोलर सब्सटेंस है, हमने अभी बात की है। दूसरा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस हैं, तो इनकी वजह से ये क्या करता है? उन मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन कर देता है, आयनाइजेशन उसकी काज कर लेता है। लेकिन याद रखें, खुद वो बिल्कुल भी ज्यादा आयनाइज नहीं होता। कैसे? स्लाइडली आयनाइजिंग, खुद बहुत ज्यादा कम आयनाइज होता है। आउट ऑफ 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स, 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या होता है? आयनाइज होता है खुद बखुद रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो वो क्या बना देता है? H+ और OH-। ये भी इसकी एक तरह से स्टेबिलिटी है कि खुद जो है वो इतनी जल्दी आयनाइज नहीं होता। 550 मिलियन मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक आयनाइज हो सकता है, जबकि आपको पता है कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जिनको हम वोलेटाइल कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो है जल्दी आयनाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एडहेशन एंड कोहेशन। इसके अंदर एक ये खूबी है कि ये स्पेस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है। कैसे रखता है? आपको अच्छी तरह पता है कि जब रूट से लीफ तक
वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, जो इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, पहले कोहेशन करता है, एडहेशन करता है। एडहेशन से मुराद ये है, एडहेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एडहेयर मींस चिपकाना। ये उन दीवारों के साथ चिपक जाता है, उस जगह पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद कोहेशन करता है। कोहेशन मीन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपने पीछे खींचता है। तो ये दोनों तरीकों से ये आगे ऊपर की तरफ जाता है। इस एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। तो इस एक्शन से वाटर जो है वो रूट से लीफ तक पहुंच जाता है। किस चीज के जरिए? एडहेशन एंड कोहेशन के जरिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कैसे? एक्ट एज अ लुब्रिकेंट बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, सो रिड्यूस फ्रिक्शन, हैंस गिव प्रोटेक्शन। आप देखते हैं ये बहुत सारे ऑर्गन्स के दरमियान लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। अक्सर हमारे जॉइंट्स में भी आप लोगों ने अक्सर, अभी कुर्बानी आ रही है, आपने उसमें देखा होगा, या फिर आप देख लेंगे कि उसमें जो जब हड्डियों को, जॉइंट्स को स्पेशली तोड़ते हैं तो उस वक्त उससे कुछ लिक्विड सा निकल आता है, तो वहां पर भी वाटर होता है। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है। इसके अलावा जब हमें रोना आता है तो हमारे आंसू जब निकलते हैं तो वो आंसू भी क्या करते हैं, हमारे पलकों और आंख के जो रेटिना है उसके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी तरफ इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे कि हम जब रोते हैं तो हमारी आंख में क्या ऐसा होता है कि उसे जो है ये लुब्रिकेशन की जरूरत होती है और आंसू आते हैं। बट इतना आप जान लें कि जहां पर भी लुब्रिकेशन को कम करने की जरूरत होती है वहां पर वाटर मौजूद होता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर ये वाटर हमारे जॉइंट्स में ना होता तो हमारे जॉइंट्स एक दूसरे के साथ घिस घिस के खराब हो सकते थे। सबको जॉइंट्स की बीमारी होती है, हम सब जो है परेशान होते। तो अल्लाह ताला ने हमें इस परेशानी से बचाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी बात करें तो दैट इज क्या है कि द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो हमारे पास है दैट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा क्या बात है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। जितनी भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा एंजाइम्स जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। बायोकेमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पहले नंबर पर हमने प्रोटीन पढ़ा जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि इससे प्रोटीन्स जो है बहुत सारी चीजों का कंपोजिशन भी है। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका काम क्या है, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना, हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करना, तो वो एंजाइम्स भी कौन से होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसके अलावा ये रिजर्व फूड के तौर पर भी हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। हाँ, जो आपको पता है स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व फूड की शक्ल में भी स्टोर होता है। इसके अलावा ये बिल्डिंग मटेरियल भी है जिससे चीजें बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, लेकिन ये हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, बहुत इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हमें एनर्जी दे देता है। इवन कि अगर ग्लूकोज को आप अपनी जुबान पे रखेंगे और वो यहाँ पे डिसॉल्व होगा तो यहीं से ही वो एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देगा। तो दैट्स व्हाई अक्सर स्टडी के वक्त आप लोग एक काम कर सकते हैं, ग्लैक्सोज डी एक डब्बा होता है, ग्लैक्सोज डी। आप मेडिकल स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहां पर आप इनसे कहेंगे कि हमें एक ग्लैक्सोज डी का डब्बा दे दें, तो पढ़ते वक्त आप उसका एक चम्मच लिया करें, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसके बाद आते हैं लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स क्या हैं? ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स हैं। ये एक डाइवर्स ग्रुप है जो कि रिजर्व फूड के तौर पर भी हम इसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल भी ये है। लिपिड्स आप देखते हैं ये फैट्स की शक्ल में अक्सर हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है, अक्सर बहुत ज्यादा ये स्टोर होता है। और अगर ये हमें एनर्जी देने पर आ जाए तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन
चूँकि ये बहुत आसानी से हमें एनर्जी देता नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़ेगी, तभी जो है ये फैट्स डिज़ाल्व होकर आपको एनर्जी देंगे। सो फैट्स की भी आपने बात की है, ये रिज़र्व फूड के तौर पर हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। बिल्डिंग मटीरियल भी है, सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाते वक्त भी लिपिड्स, आप लोगों ने अक्सर सेल्स के अंदर जब हम कंपोजिशन पढ़ते थे मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स का या किसी चीज़ का, तो वहाँ पर इन लिपिड्स की बात हम ज़रूर करते थे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बायोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। तो उसमें बायोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ में हमारे पास दो चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड है और एटीपी है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है और जो कि एनर्जी को स्टोर और रिलीज करती है। हम आप लोगों ने देखा हुआ है और इंशाल्लाह चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे भी कि एटीपी कैसे बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में एटीपी बनती है, जो कि हमारे लिए एनर्जी करेंसी भी है और साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके पास स्टोर शक्ल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ये हमें एक फास्फेट को रिलीज़ करते हुए हमें 7.3 तक किलो कैलोरीज तक हमें एनर्जी दे सकती है। इसके अलावा जब ये दूसरे फास्फेट को भी अपने से रिलीज़ करती है तो दूसरा बॉन्ड टूटता है, उससे भी हमें ये इतनी ही एनर्जी देती है। तो उसके बाद ये तीसरे फास्फेट को भी अपने से अलग करके हमें एनर्जी दे सकती है। तो बेसिकली इसके बाद 3 फास्फेट है और ये तीनों को, ये सीवियर केस में होता है जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमने कुछ नहीं खाया होता, तो उस वक्त ये दूसरे या तीसरे बॉन्ड को जो है वो तोड़ता है। अदरवाइज ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फास्फेट को निकाल कर हमें एनर्जी दे देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें हैं, डीएनए पहले नंबर पर है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ये एक स्टोर हाउस है। डीएनए के थ्रू क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड, यानी ये हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। डीएनए को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जान लें कि डीएनए क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर एक हेरिडिटी मटेरियल है, स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, और इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त मैसेंजर आरएनए बनाता है और साथ साथ क्या बनाता है? ट्रांसफर आरएनए बनाता है। तो वो दोनों आगे जाकर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आगे जाकर हेल्प करते हैं। तो दैट्स वाई प्रोटीन सिंथेसिस में इसका किरदार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनए की, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या है? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए सिंपल है, हमारे पास पाए जाते हैं 3 किस्म के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। और ये तीनों आरएनए क्या है? ये कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि राइबोसोम के फंक्शन क्या है, राइबोसोम को फंक्शन अपने बताता है। दूसरे नंबर पर मैसेंजर आरएनए जो है वो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स है, और टीआरएनए जो है वो भी कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स हैं। तो ये दोनों मिलाकर प्रोटीन सिंथेसिस की जो है प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आरएनए जो भी है, जो भी किस्म का आरएनए है वो क्या करते हैं? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो 4th नंबर पर हमने जिक्र किया कि केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम उन केमिकल प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ये क्या होता है कि ऑल केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं उन तमाम प्रोसेसेस को हम क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। आपके लिए थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि एनाबॉलिज्म को आप यूं मुराद ले लें कि आनाबॉलिज्म, जब चीज़ों का आना होगा तो छोटी छोटी सिंपल चीज़ें कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगी कंबाइन होकर। और कैटाबॉलिज्म को आप एग्जांपल ले लें कटाबॉलिज्म, जब कटिंग होगी तो कटिंग में आपको अच्छी तरह पता है कि लार्ज एंड कम्प्लेक्स जो है वो स्मॉल एंड सिंपल में कन्वर्ट होंगे। बट इसकी डेफिनेशन कैसे होगी वो ये है कि एनाबॉलिज्म क्या है? जहां पर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म लार्ज एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस।
दूसरा क्या है कैटाबॉलिज्म में कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स, दैट इज एग्जांपल इज रिस्पायरेशन। आपको अच्छी तरह पता है कि फोटोसिंथेसिस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, तो मीन्स कि सिंपल और स्मॉल और सिंपल चीजें मिलाकर उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, तो दैट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में वही कार्बोहाइड्रेट्स की दोबारा तोड़ फोड़ होती है और आपको पता है हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाते हैं, हमारी बॉडी से वेपर्स वाटर के वेपर्स खारिज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वही कार्बोहाइड्रेट जब टूट कर वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है तो दैट इज क्या चीज, कैटाबॉलिज्म, राइट। अब बायोकेमिस्ट्री के बारे में तो आपने जान लिया कि 4 चीज़ों की हम स्टडी करते हैं वहां पर, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, और इसके अलावा बायोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ की, और साथ साथ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुख्तलिफ मराहलों को, मुख्तलिफ चीज़ों को समझने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रोसेसेस, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उन केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री को। इसके अलावा नॉलेज अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानने के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में आपने जान लिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, उसमें हम किन किन चीज़ों का मुताला करते हैं, वाटर क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो डीएनए, आरएनए और एटीपी है ये क्या है, ये बायोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ हैं, और मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ऑल प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इसके बाद आपने बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया और उसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।